उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयाग में स्वागत है, डीपीआईएस में स्वागत है। मित्रों, आज एक विस्तृत चर्चा होगी उच्च शिक्षा से संबंधित आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन के लिए। उसकी शुरुआत करेंगे और दोनों पर चर्चा करेंगे। आज यूजीसी के बारे में आपको अध्ययन करेंगे, यूजीसी के बारे में बताएंगे कि यूजीसी से क्या क्या प्रश्न आपके जीडीसी में पूछा जा सकता है और क्या क्या प्रश्न आपके हायर एजुकेशन में पूछा सकता है इंटरव्यू में। फिलहाल इंटरव्यू फोकस्ड क्लास होगी, लेकिन इसके पहले कुछ अपडेट आपको बताते चलेंगे। अपडेट है जीडीसी के बारे में, बीईओ का विज्ञापन कब आएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। आरओ का रिजल्ट कब आ रहा है, क्या मेरिट रहेगी आरओ की, क्योंकि उसकी भी घड़ियां बहुत समीप आ रही हैं, पर चर्चा करेंगे। कृषि सेवा का परिणाम, इस पर चर्चा करेंगे, इसका परिणाम भी बिल्कुल करीब आ रहा है। और यूपी पीसीएस 2024 के मूल्यांकन पर आपको अपडेट देंगे कि यूपी पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा का मूल्यांकन तेजी से हो रहा है। जो मूल्यांकन चल रहा था उसमें मूल्यांकनकर्ताओं की संख्या भी बढ़ा दी गई है और जो आपका स्क्रूटनी करने वाले लोग थे उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर के यूपी पीसीएस 2024 में मूल्यांकनकर्ताओं की संख्या बढ़ा देना और स्क्रूटनी करने वालों की संख्या बढ़ा देना, ये दर्शाता है कि आयोग 2024 को सेंट्रलाइज कर रहा है, 2024 पर फोकस हो रहा है। तो यूपी पीसीएस 2024 के मेंस का परिणाम कब आएगा, अगर ऐसा सब कुछ होता है तो मेंस का परिणाम कब आएगा और इसका साक्षात्कार कब होगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग पैसेंजर ट्रेनों की अपेक्षा अपने सुपर फास्ट ट्रेनों पर ज्यादा बल देता है। और ये सब क्या है, सब सुपर फास्ट है। सबसे मुख्य केंद्र में उसकी साख किस पर निर्भर करती है, उसकी साख छुटपुट परीक्षाओं पर नहीं निर्भर करती है, उसकी साख निर्भर करती है कि आपने पीसीएस की परीक्षा जो जिसके लिए आप गठित हैं, राज्य सिविल सेवा को आप कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की साख छुटपुट परीक्षाओं से नहीं बनती बिगड़ती है, बल्कि उसकी साख केवल पीसीएस से बनती बिगड़ती है। पीसीएस जितना बेहतरीन तरीके से वो करवाते हैं, उतना कम समय में परिणाम देते हैं, जितने पारदर्शिता और स्वच्छता के साथ उस परीक्षा को संपन्न कराते हैं, उससे लोक सेवा आयोग की जो साख बढ़ जाती है। आयोग इस पर ज्यादा ध्यान कर रहा है। फिलहाल इन सभी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए आप जुड़े रहिए देवप्रयागम आईएएस के साथ, डीपीआईएस के साथ और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ। तो डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को शायद आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, अगर नहीं किया तो अभी भी आप कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ही आप आगे बढ़िए। मित्रों, देखें तो दो परीक्षाएं जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग इस समय सबसे अधिक बल दे रहा है किस पर, परीक्षाओं पर। शिक्षा क्षेत्र इसमें दोनों के टारगेट हैं। हालांकि इसका गठन तो शिक्षा क्षेत्र के लिए हुआ ही है, लेकिन ये अपनी भूमिका के निर्वहन में थोड़ा पीछे रहा। लेकिन लोक सेवा आयोग ने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञापनों की क्रांति ला दी है। 3 बड़े विज्ञापन जिसकी मैंने घोषणा पिछले महीने किया था। आप लोगों में से कुछ ऐसे नकारात्मक प्रवृत्ति वाले भी रहते हैं ना, हालांकि सब ठीक है जैसी भी प्रवृत्ति है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं रे ऐसे ही कह रहे हैं। और तीनों विज्ञापन आपके 1-2 महीने में ही आ गए। और आपका जीडीसी आ चुका है, जीडीसी का विज्ञापन बम्पर वैकेंसी के साथ। परीक्षा पैटर्न वही जो हम लोगों ने चर्चा किया था, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, 3 स्तरीय परीक्षा। और अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ किसी भी तरीके से आयोग ने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है। आयोग ने बिल्कुल क्या कर दिया, बांध दिया है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। लेकिन उसके बावजूद भी प्रारंभिक परीक्षा का स्वरूप उतना सरल है, उतना क्लिष्ट नहीं है। बस केवल आपको सामान्य अध्ययन पर और अपने विषय पर आपको ज्ञान प्राप्त करने रहना। तो जीडीसी अपने आप में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन यहाँ पर होगा। सहायक कुल सचिव की परीक्षा आप जानते हैं, इसका परिणाम भी अतिशीघ्र आने वाला है और इसका साक्षात्कार भी अक्टूबर में है। अक्टूबर में कई साक्षात्कार आपके होने वाले हैं।
अक्टूबर में देखेंगे तो सहायक कुल सचिव का साक्षात्कार और आपका कृषि सेवा का साक्षात्कार, ये 2 परीक्षाओं का साक्षात्कार आपके अक्टूबर में होना है। और इन दोनों के लिए क्या है, एक तरीके से काउंटडाउन शुरू है, चल रहा है। लोक सेवा आयोग की हम बात करें तो लोक सेवा आयोग अब सहायक कुल सचिव की परीक्षा में आए हुए अभ्यर्थियों को एक तरीके से एक सहूलियत भी दे रहा है कि आप अपने प्रिपरेशन को भी जारी रखें, क्योंकि हम आपको फिर समय नहीं देंगे। पहले क्या होता था, आयोग जो है इंटरव्यू का जब वो देता था उसके पहले ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए जांच के लिए दे देता था कि डॉक्यूमेंट्स की जाएगी और उसके लिए समय दिया जाता था। आपको लगता था कि नहीं जल्दी ही थोड़ा सा समय के साथ जो है आपका परिणाम आएगा, लेकिन अब परिणाम से पूर्व ही आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा ले रहा है, इसलिए अब ज्यादा समय नहीं देगा। इसलिए आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सहायक कुल सचिव परीक्षा के लिए। सहायक कुल सचिव परीक्षा के लिए मेरिट हमने बार बार बताया भी है कि क्या रहेगी। तो सहायक कुल सचिव परीक्षा का साक्षात्कार अक्टूबर में संपन्न होना है और इसके लिए अब परिणाम भी सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, वैसे जहां तक है सितंबर के लास्ट में भी परिणाम दिया जा सकता है। तो मित्रों, सहायक कुल सचिव आपके लिए क्या है, एक बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है। और जो सहायक कुल सचिव परीक्षा से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो साक्षात्कार के लिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप जानते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में दूसरी महत्वपूर्ण वैकेंसी आपकी बीओ है, कि अक्टूबर में इसका भी विज्ञापन आ रहा है। तो बीओ आपके लिए क्या है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए भी आप बिल्कुल लग जाइए। शिक्षा क्षेत्र पर तो दोनों आयोग इस समय क्या है, बिल्कुल फिदा हैं। कितना अधिक हो सके और अधिक से अधिक जो है वैकेंसी ये दे रहे हैं। आरओ के लिए परिणाम अंतिम दौर में चल रहा है और इसका परिणाम आपके अगले सप्ताह से अगले सप्ताह यानी अगले दोनों सप्ताहों में ये परिणाम आ जाएगा। परिणाम वैसे तो देने की तैयारी चल रही है, 15 तक परिणाम दे दिया जाए, 15 के पहले भी परिणाम आ सकता है। परिणाम देने की तैयारियां शुरू चल रही हैं और आपका सितंबर में इसका परिणाम आ जाएगा और अगले सप्ताह या फिर अगले सप्ताह, इन दोनों सप्ताहों में परिणाम आ जाएगा। जहां तक है अगले सप्ताह भी आ सकता है, लेकिन इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पर जो है आयोग आंसर बदल रहा है और ऐसी स्थिति में कुछ बहुत ज्यादा हेरफेर तो नहीं होगा, लेकिन ये है प्रभावित हो सकता है। मेरिट वही लगभग 200 123 24 25 तक मेरिट जा सकती है। तो मेरिट के लिए भी बहुत ज्यादा खींचतान की जरूरत नहीं है, आपको बस लगे रहना है अपने मेंस परीक्षा पर, आगे की परीक्षा पर आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। लेकिन उन लोगों के लिए तो झटका है ही जो बहुत दिनों से तैयारी करते थे और फिर भी क्या हुआ है, 110 पर आकर के सिमट गए, 115 पर सिमट गए। इससे थोड़ी सी आपके लिए और आगे बढ़ने के लिए यूपीपीसीएस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मित्रों, आप लोग लगातार परेशान हैं कृषि सेवा वाले, क्योंकि मेंस देने के बाद आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 से 6 महीने हो गए। इतना विलंब नहीं होना चाहिए था, इसका साक्षात्कार तो लगा ही देना चाहिए था कि ये अगस्त सितंबर तक साक्षात्कार हो जाता, लेकिन फिर भी ये फाइनल दौर में पहुंच रहा है। इसका परिणाम आपका इसी महीने के लास्ट में आ जाएगा। ये था कि 15 तक ही एग्जाम आ जाता, लेकिन ये आपका रिजल्ट आ जाता, लेकिन थोड़ा सा विलंब हुआ है, लास्ट तक आ जाएगा। लेकिन अक्टूबर में इसका 100% साक्षात्कार डन है। इसलिए आप अपनी तैयारी अपने तरीके से शुरू कर दीजिए और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो तो उनकी चल भी रही है और आगे आप लोगों को जुड़ करके और बुकलेट आधारित तैयारी को आप क्या कर सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, यूपीपीसीएस के लिए मूल्यांकन तेजी से चल रहा है और साथ साथ स्क्रूटनी भी चल रही है, जो इसके लिए पॉजिटिव है। मतलब ये मान करके चलिए कि इसका परिणाम, क्योंकि परिणाम पर लगातार आप लोग अपडेट चाह रहे हैं, क्योंकि संख्या बढ़ा दी गई है परिणाम जो है मूल्यांकनकर्ताओं की, इसलिए इस परिणाम को शीघ्र देने की बात है। तो नवंबर तक परिणाम आने की पूरी संभावना बन रही है और आ जाएगा तो आपको मान करके दिसंबर में आपका इंटरव्यू लग जाएगा। ठीक है, मे भी आपका परिणाम नवंबर में आ सकता है। अक्टूबर के लास्ट में बात चल रही थी, लेकिन चूंकि प्रेशर ज्यादा था इसलिए संभावनाएं थोड़ा सा
आगे खिसकी और नवंबर में इसके परिणाम आने की संभावना बन रही है। इसके लिए आपको अपने साक्षात्कार को भी बेहतरीन करते रहना है। अपनी प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ अपने साक्षात्कार को भी मेंटेन करते रहें। यह आपके लिए एक सुखद स्थिति होगा, सुखद परिणाम देगा और आपको यूपी उत्तर प्रदेश सरकार में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको आपका चयन सुनिश्चित करेगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मित्रों। यूपी पीसीएस 2024 किसी भी रूप में आप इसको अपने हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि साक्षात्कार के अंकों का बहुत बड़ा योगदान होगा आपके मेरिट के डिसाइड करने में, आपकी रैंक को डिसाइड करने में। इसे साक्षात्कार की बारीकी को जानने के लिए, समझने के लिए आप साक्षात्कार प्रोग्रामों के साथ जुड़ करके एक बेहतरीन कर सकते हैं। और इसके लिए इंटरव्यू का एक बेहतरीन साक्षात्कार प्रोग्राम यूपीपीसीएस के लिए अलग से चल रहा है, जिसमें 6 बुकलेट पर आधारित पूरा प्रोग्राम है। आप आज भी अपने प्रोग्राम के निरंतरता बनाए रखने के लिए चयन कर सकते हैं इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। तो ये सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, सब बेहतरीन है। बस आपको जुड़ करके अपने को बेहतरीन बनाना है, अपने एटीट्यूड को बेहतरीन बनाना है और अपने दृष्टिकोण को आपको विस्तारित करना है, अपनी क्षमताओं में विस्तार करना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। कुछ लोग होते हैं जो ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में लगाते हैं, उनका काम ही होता है नकारात्मक दिशा में लेकर के जाना, लेकिन जो सकारात्मक होते हैं वो नकारात्मकता पर ध्यान नहीं देते हैं। फिलहाल आप पॉजिटिव हैं, सकारात्मक है और अपने को उसी दिशा में लगाए रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आते हैं आपके सहायक आचार्य पर। उत्तर प्रदेश जानते हैं कि चयन बोर्ड जो था आपका, उच्च शिक्षा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, इनका सबका विलय करते हुए एक ऐसा ढांचा बनाया गया है जो इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर सकता है और इस दिशा में प्रयास किया भी है। आयोग द्वारा थोड़ा सा देर से ही आया, लेकिन परिणाम घोषित किया जा चुका है सहायक आचार्य का, असिस्टेंट प्रोफेसर का। और इस परिणाम के आधार पर जो वैकेंसी रही है, उस वैकेंसी के जो परिणाम आए हैं और इनके जो साक्षात्कार आयोजित होने, वो 2 चरणों में होंगे। पहला चरण आप जानते हैं कि 30 सितंबर से शुरू हो रहा, तो अब आपके पास समय भी ज्यादा नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपको साक्षात्कार को एक बेहतरीन तरीके से लेकर के चलना है। तो इस दिशा में आज हम आपको बताएंगे कि बुकलेट फर्स्ट आप अपनी सहायक आचार्य की परीक्षा को, सहायक आचार्य के साक्षात्कार को स्ट्रांग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं और 80 से 90% आप अंक भी लाना चाहते हैं, तो आप क्या करें। आप जानते हैं कि ये है तो 30 अंक का, लेकिन निर्णायक है। 30 अंक ये आपके निर्णायक इसलिए हैं क्योंकि आपके सब्जेक्ट में अगर आप देखें तो जो स्थिति रहती है वो लगभग एक दूसरे से सटी हुई रहती है, कोई बहुत ज्यादा अंतराल नहीं रहता है। इस 30 अंक में एक एक अंक भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आपको अंक की अगर देखें तो 40% न्यूनतम अंक होता है और 90% जो है आपका मैक्सिमम है। मैंने कुल मिलाकर के ये बात मान करके चलिए कि 12 अंक से लेकर के और 27 अंक के बीच, 12 से लेकर के 27 के बीच आपको रहना है। कैसे रहेंगे, अधिकतम 27 अंक को कैसे अर्जित किया जाए, जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपका सपना साकार हो सके। इसके लिए आपको 3 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। पहली बात तो यह है कि आपको अपने व्यक्तित्व को एक अच्छे प्रोफेसर के रूप में, एक अच्छे आपके विद्वान प्राध्यापक के रूप में आपको व्यवस्थित कर लेना है। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको दूर कीजिए। और कैसे दूर करें, इसके लिए आप हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं, तो वहां पर हम आपको सामान्य तैयारी के तहत ये सारी चीजें मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ हमारी जो बुकलेट है, बुकलेट के माध्यम से हम आपको फुल फ्लैश तैयारी करवा रहे हैं। इसमें हम बुकलेट फर्स्ट, बुकलेट सेकंड, बुकलेट फर्स्ट में आपको क्या क्या देंगे आपको बता रहे हैं और कैसे आप तैयारी करें। अगर आप पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार दे रहे हैं, तो भी आप तैयारी करें। अगर आप कई बार से दे रहे हैं, आपका चयन नहीं हो रहा, तो भी आप अपनी
कमियों को जाने की आपकी क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों में आप कैसे उन कमियों को दूर करके और असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या तैयार करना है, आपको प्रेजेंटेशन तैयार कर लेना है, कैसे आप एंट्री करते हैं, उस दिन की स्थिति क्या होती है। ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ करके जाना है, आपका ड्रेस कोड क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेकर के जाना है, ये सारी चीजें आपको मेंटेन कर लेना है। मेंटेन करने के पश्चात फिर आप जब वहां जाएंगे, वहां से आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्नों की शुरुआत हो सकती है। ठीक है, तो वो एक सामान्य परिचय से शुरुआत हो जाती है और उसके बाद फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ये एक स्वाभाविक प्रश्न है, भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति, वर्तमान समय में भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति को आप किस नजरिए से देखते हैं? भारत में और उत्तर प्रदेश में हायर एजुकेशन की क्या स्थिति है, इस पर अपना विचार दीजिए। सरकार हायर एजुकेशन के लिए क्या कर रही है, इस दिशा में आपको क्या करना होगा, अपना एक स्पष्ट दृष्टिकोण तय करना होगा। आपको बताना होगा कि उच्च शिक्षा के संबंध में आपकी क्या नजर है, आपका क्या दृष्टिकोण है और सरकार क्या कर रही है, सरकार का दृष्टिकोण क्या है। तो ढेर सारे प्रश्न मित्रों यहां से बन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उच्च शिक्षा से संबंधित ढेर सारे संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सब हम आपको एज ए पीडीएफ भी देंगे और हम आपको उसके साथ चर्चा भी करेंगे क्या क्या प्रश्न वहां से पूछे जा रहे हैं। उन संस्थाओं के बारे में भी आपको देखना होगा। और इसी के तहत जो आपकी सबसे बड़ी संस्था है, आप जानते हैं उच्च शिक्षा विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उच्च शिक्षा मंत्रालय, जिसको आप पहले क्या कहते थे, एचआरडी मंत्रालय कहते थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्यों बदला गया है? ठीक है, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय से फिर से क्या आ गया है, शिक्षा मंत्रालय आ गया है। तो अब उच्च शिक्षा उसी शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। यद्यप उसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा दोनों है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आपका उच्च शिक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं वहां पर हैं। तो ये आपको मेंटेन करना होगा, इसके बारे में आपको डिटेल जानना होगा। उच्च शिक्षा की शुरुआत भारत में कहां से होती है, ब्रिटिश काल से होती है। और ब्रिटिश काल में कौन कौन से विश्वविद्यालय थे जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतरीन प्रयास कर रहे थे? क्या वर्तमान समय में भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र को विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए खोल देना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों खोलना चाहिए, अगर नहीं तो क्यों नहीं खोलना चाहिए? ठीक है, इस पर भी चर्चा होगी, बड़ी विस्तृत चर्चा होती है। लेकिन दूसरा है यूजीसी। देखिए 100% क्वेश्चन यूजीसी पर आने ही रहते हैं, चाहे आपका सहायक कुलसचिव के लिए हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, इन दोनों के लिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है। कहां से? यूजीसी से पूछा जाता है। आप जानते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश मॉडल पर, कहां से बना था, ब्रिटिश मॉडल पर तैयार हुआ था, निर्मित किया गया था क्या, आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नाम से यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या करता है, विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को ये अनुदान देता है। कैसे अनुदान देता है, किस प्रकार के अनुदान देता है, ठीक है, इसको हम चर्चा करते हैं। यूजीसी, आप जानते हैं कि यूजीसी क्या है, एक ऐसा विनियामकीय निकाय है जो उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर, शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर अपने विचार देता है, राय देता है सरकार को। साथ ही साथ उच्च शिक्षा पर अपना रेगुलेट करता है, अपना रेगुलेशन बनाए रखता है। और सभी, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हों, चाहे राज्य विश्वविद्यालय हों, चाहे आपके निजी विश्वविद्यालय हों, चाहे आपके सेमी गवर्नमेंट वाले हों, ठीक है, तो इन सारे विश्वविद्यालयों पर उसकी क्या होती है, उसकी एक जबरदस्त पकड़ होती है। और अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से इसे क्या करता है, इन पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हुए, इनको रेगुलेट करते हुए, इनके उच्च शिक्षा से संबंधित गतिविधियों को मैनेज करता है, उसमें अनेक नवाचार प्रस्तावित करता है। तो ये ढेर सारी स्थितियां हम देखते हैं यूजीसी के संबंध में। तो यहाँ से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे संबंधित ढेर सारे प्रश्नों का पूरा संग्रह है, और वो आपके सहायक कुलसचिव के लिए भी है और यहाँ पर भी है, दोनों जगह पर है। हम आपके साथ चर्चा करेंगे, एक विस्तृत चर्चा करेंगे आपको आपके साथ यूजीसी के संबंध में।
और 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। फिर आप देखते हैं उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग, इसके मंत्री कौन है, इसके सचिव कौन है, इसके डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर कौन है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी आपको तैयार रखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी देखना है, ठीक है, उसकी हायरार्की भी देखना है, कहाँ कहाँ कौन से फिट हो रहे वो भी देखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये आपका दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ शिक्षा से संबंधित और आपका उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग, ये समग्र अध्ययन हम लोग इसका करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि यहाँ कहाँ कहाँ से क्या क्या लूपहोल्स हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भारत में आज भी भारत के जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय दुनिया भर के विश्वविद्यालयों पर टिकते ही नहीं है। अंडर 50 में कोई विश्वविद्यालय नहीं आ रहे हैं। यद्यप देख रहे हैं हम नैक प्रमाणन दिया जा रहा है। नैक प्रमाणन क्या होता है, क्यों दिया जाता है, इसकी भूमिका क्या है, इनके बारे में भी हम बहुत डिटेल चर्चा करेंगे आपके साथ इस जो है शिक्षा प्रोग्राम में, साक्षात्कार प्रोग्राम में। ये है मित्रों, आप समझिए कि आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको रैंक भी लाना है। आपको अपने सब्जेक्ट में से रैंक लेकर के आना है। इसलिए आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए बुकलेट 1 के माध्यम से, बुकलेट 2 के माध्यम से, ठीक है। बुकलेट 2 में आप देखिए तो विषय आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, ठीक है, वो पूछे जाएंगे। साथ ही साथ शोध प्रविधि पर प्रश्न होगा, अध्यापक प्रविधि पर जो है आपका अध्ययन होगा। इन सभी पर क्या करेंगे, आप एक व्यावहारिक और विस्तृत अध्ययन आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। शोध आधारित, शोध प्रविधि क्या होती है, शोध पर होता है, ठीक है, पायरेसी क्या होती है, इन सभी पर जो है प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आप जानते हैं शोध प्रविधि में इस समय खूब पायरेसी चलती है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सरकार इस बारे में क्या कर रही है, यूजीसी इस बारे में क्या कर रही है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय इस बारे में क्या कर रहे हैं। तो इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक बड़ी विस्तृत चर्चा होगी आपके सहायक आचार्य साक्षात्कार यूपीएससी के लिए, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, आप स्वयं अगर इसमें भाग ले रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, तो भी आप एक बार क्लास जरूर कीजिए, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं नहीं जरूरत है। वही जरूरत ही क्या कर रही है, वही जरूरत आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लेकर जा रही है। जहां समस्याएं हैं आपको वहां नवाचार करना है, वहां समस्याएं हैं लेकिन आपको नवाचार के माध्यम से क्या करना, उन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन द्वारा सहायक आचार्य परीक्षा का साक्षात्कार 25 सितंबर से करवाया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में आप क्या करें, आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे दें, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे, अगर आप देखें तो ढेर सारा समय मिल जाएगा, तो समय में आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी पूरी तरीके से क्या हो गया है, डेट बिल्कुल फिक्स है। कुल मिलाकर के यहाँ पर भी सहायक कुल सचिव में भी आपको अपने सारे झिझक को दूर करके और पूरे परीक्षा पैटर्न को बेहतरीन तरीके से लेकर के चलना है, ठीक है मित्रों। तो ये रहा आपका इंटरव्यू प्रोग्राम, साक्षात्कार प्रोग्राम जो उच्च शिक्षा से संबंधित है, जिसमें यूपीपीएससी तहत लाई गई उच्च शिक्षाएं शामिल हैं। साथ ही साथ इसमें यूपीएचसीएससी के साथ शामिल जो है ये आपके, ठीक है। इन पर पूरा माइंड मेकअप बना लीजिए और आज और अभी देवप्रयागम के चयन सुनिश्चित कीजिए। तो आप देखें पिछले लगभग आपके यूपीएचएससी के संदर्भ में पिछले 6-7 सालों में एक शानदार सिलेक्शन रहे हैं, सारे सिलेक्शन शानदार रहे हैं, तो वहां से भी आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। साथ ही साथ इंटरव्यू में तो आपको पूरा का पूरा मार्गदर्शन मिल ही रहा है, मिलेगा भी। तो अब आप इंतजार मत कीजिए और आज और अभी तुरंत अपने मोबाइल से सर्च मारिए किस पर, देवप्रयागम आईएएस पर। कहां से सर्च करेंगे, प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से इसको सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद फिर आप इसमें अपने सामान्य जानकारियों को भर दीजिए और आयोग को आपको भेज देना है। इस तरीके से आप मान करके चलिए कि पूरा इंटरव्यू प्रोग्राम आपका बड़े शानदार तरीके से संचालित होने जा रहा है और वही सारे प्रश्न आपके उसमें पूछे भी जाएंगे जो प्रश्न आपको इसके साथ करवाए जा रहे हैं। इसलिए कोई इधर उधर मत भागिए, ना भटकिए, और सीधा रास्ता आपका कहाँ है, देवप्रयागम आईएएस के साथ, डीपीआईएएस के साथ। ये पूरा प्रोग्राम आपका ऑनलाइन हो रहा है।
कुछ साक्षात्कार भी ऑनलाइन होंगे, बाकी आपका मॉक इंटरव्यू साक्षात्कार और टीचिंग भी आपका ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से संचालित होना शुरू हुआ है। आप आइए आज और अभी तुरंत ज्वाइन कीजिए DPIAS और देवप्रयागम IAS। देवप्रयागम IAS के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करेंगे और DPIAS के माध्यम से आप हमारे जो है सोशल साइट्स पर आप उपलब्ध रहेंगे और इस तरीके से आप अपनी सफलता को एक नया आयाम देंगे, एक नया आकार देंगे, एक नया स्वरूप प्रदान करेंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं आपके सहायक आचार्य बनने के लिए, साथ ही साथ आपको सहायक कुल सचिव बनने के लिए। सहायक कुल सचिव की अभ्यर्थी आप भी बिल्कुल लग जाइए और लगे रहिए, और साथ ही साथ इन परीक्षाओं जो भविष्य में इनके परिणाम शीघ्र आने वाले हैं, इन परीक्षाओं के लिए भी लोक सेवा आयोग के साथ साथ आप सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं हैं कि आप बेहतरीन तरीके से अपनी परीक्षाओं के साथ जुड़े रहें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करके 2025 आपके लिए क्या है, 2025 आपके लिए चैलेंज है। 25 और 26 इन दोनों में आपको सिलेक्शन लेकर के भीड़ खाली कर देना है। भीड़ खाली कर देना है तो आप आइए, जुड़िए और अपनी चयन और अपनी सफलता सुनिश्चित। ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।